मुझे लगता है कि ये 2026 में भारत की आईटी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा सुरक्षित नौकरी शायद उनकी नहीं होगी जो दिन रात कोडिंग करते हैं, बल्कि उनकी होगी जो पारंपरिक कोडिंग करना बिल्कुल छोड़ चुके हैं। हाँ, सुनने में ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन आज की इस गहन चर्चा में हम जिस केस स्टडी पर बात करने वाले हैं वो कुछ ऐसा ही चौंकाने वाला इशारा करती है। बिल्कुल, और इस केस स्टडी का नाम है द एल्गोरिथम ऑफ एम्बिशन, रोहन्स विक्ट्री ओवर ऑटोमेशन। हाँ, यही तो। ये जो पूरा अध्ययन है ना, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, मतलब ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल रोड मैप है। सही कहा। आज जब हर तरफ लोगों में वो ऑटोमेशन एंजाइटी फैली हुई है, मतलब वो मशीनों से नौकरी छिन जाने का जो डर है, तो ये अध्ययन उन लोगों के लिए एक ब्लूप्रिंट देता है। ये बताता है कि कैसे कोई भी इंसान नई स्किल्स सीखकर एआई को अपना सबसे बड़ा हथियार बना सकता है। और सबसे दिलचस्प बात मुझे ये लगी कि हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या हुआ, बल्कि हम ये भी समझेंगे कि ये सब काम कैसे करता है। बिल्कुल, तकनीकी बारीकियों में जाएंगे, लेकिन बहुत आसान तरीके से। हाँ, मतलब सुनने वालों को ऐसा ना लगे कि कोई बहुत भारी क्लास चल रही है। तो चलिए सीधे उस सिचुएशन में चलते हैं जो आज लाखों प्रोफेशनल्स का सबसे बड़ा डर बन चुकी है। पुणे के रोहन मेहता की कहानी। 29 साल का एक बैकएंड डेवलपर, मतलब रोहन ने पूरे 5 साल एक मिड साइज आईटी कंपनी में जी तोड़ मेहनत की। और उसकी मानसिकता भी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी हम में से ज्यादातर लोगों की होती है कि अगर रिलैक्स किया तो रेस में पीछे रह जाऊंगा। बिल्कुल। वीकेंड्स पर भी कोडिंग करना, गिटहब पर लगातार नए प्रोजेक्ट्स डालना, बस यही उसकी दुनिया थी। और सच बताऊं तो यही बात इस केस स्टडी को इतना डरावना बनाती है। कैसे? मतलब रोहन कोई ऐसा कर्मचारी नहीं था जो खुद को अपडेट नहीं कर रहा था या कामचोर था। वो पूरी तरह से अपने काम के लिए समर्पित था। लेकिन फिर एक सोमवार की सुबह एक ईमेल आता है जिसकी सब्जेक्ट लाइन थी स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रक्चरिंग, इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। ओहो, मतलब इस एक लाइन ने कॉर्पोरेट दुनिया में न जाने कितनी रातों की नींद उड़ाई है। एकदम सही बात है। उस ईमेल में साफ लिखा था कि कंपनी एक नया एआई पावर डेवलपमेंट सिस्टम ला रही है और इस वजह से कुछ पोजीशंस खत्म की जा रही हैं। और उस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम रोहन का था। जरा उस पल के बारे में सोचिए। एचआर के कमरे से बाहर आना, कंधे पर लैपटॉप बैग और हाथ में अपना ही आईडी कार्ड, जिस पर अपनी ही मुस्कुराती हुई फोटो है। हाँ, ये सिर्फ एक सैलरी का रुकना तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक आघात होता है। जब कोई इंसान अपना आईडी कार्ड वापस करता है तो वो सिर्फ एक प्लास्टिक का टुकड़ा नहीं लौटा रहा होता, वो अपनी पहचान लौटा रहा होता है। हाँ, अपनी पहचान, अपना रुतबा। लिफ्ट में अकेले खड़े होकर रोहन का ये सोचना कि क्या मैं अब किसी काम का नहीं रहा, ये उस गहरे आइडेंटिटी क्राइसिस को दिखाता है जो ऑटोमेशन की वजह से पैदा हो रहा है। और इसके बाद के जो 3 हफ्ते थे वो तो और भी भयानक थे। हाँ, मैंने पढ़ा वो 40 जॉब एप्लीकेशंस और कॉल बैक एक भी नहीं, जीरो कॉल बैक। और हर जगह से एक ही रटा रटाया जवाब आ रहा था कि हम अब इस रोल के लिए एआई टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। यार ना, मेरे दिमाग में एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठता है। जब रोहन ने अपने दोस्त अर्जुन से कहा था कि एक एल्गोरिथम ने 5 मिनट में मेरी 5 साल की मेहनत को रिप्लेस कर दिया, हाँ, तो क्या इस पूरी ऑटोमेशन वाली डिबेट में सबसे बड़ी गलती हम इंसानों की खुद की नहीं है? मतलब किस तरह से? मतलब ये कि हम अपनी पूरी पहचान, अपना पूरा वजूद अपने जॉब टाइटल से जोड़ लेते हैं। रोहन खुद के लिए सिर्फ एक सॉफ्टवेयर डेवलपर था। जब वो टाइटल छिन गया तो उसे लगा कि जैसे उसका वजूद ही खत्म हो गया। क्या ये सोचना सही नहीं होगा कि हमारी असली पहचान हमारा जॉब टाइटल नहीं, बल्कि हमारी समस्या सुलझाने की जो क्षमता है वो होनी चाहिए? अरे वाह, ये बहुत ही शानदार विश्लेषण है। मतलब समाज ने हमें ढाला ही कुछ इस तरह से है। जब लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो पहला सवाल क्या होता है? यही कि आप क्या करते हैं? हाँ, और जवाब हमेशा एक जॉब टाइटल होता है। मैं इंजीनियर हूँ, मैं अकाउंटेंट हूँ या मैं डेवलपर हूँ। कोई ये तो नहीं कहता ना कि मैं डेटा को समझ के बिजनेस की जटिल समस्याओं को सुलझाता हूँ। सही बात है, हम खुद को एक डिब्बे में बंद कर लेते हैं। बिल्कुल। और जब कोई अपनी पहचान केवल सॉफ्टवेयर डेवलपर होने से जोड़ लेता है तो जिस दिन कोई मशीन उस सॉफ्टवेयर को ज्यादा तेजी से लिखने लगती है तो उस इंसान का पूरा मनोवैज्ञानिक ढांचा ही चरमरा जाता है। एकदम सही।
और यही वो डर था जो रोहन महसूस कर रहा था। तो फिर इस डर से इस मानसिक संकट के अंधेरे से बाहर कैसे निकला जाए? क्योंकि इंटरनेट पे सर्च करो तो बस डरावने आर्टिकल्स ही मिलते हैं कि एआई सब खत्म कर देगा। हाँ, लेकिन इस केस स्टडी की सबसे खास बात यही है कि रोहन को इसका जवाब उसी मशीन में मिला जिसने उसकी नौकरी ली थी। अच्छा। हाँ, उसने कुछ ऐसा किया जो ज्यादातर लोग उस डर या गुस्से में नहीं कर पाते। उसने उसी एआई टूल को खोला जिसने उसे रिप्लेस किया था। बाप रे, मतलब जिस चीज ने आपको सड़क पर ला दिया आप उसी को खोल कर देख रहे हैं। बिल्कुल, और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, डर से बाहर निकलकर रणनीति बनाने का पल। रातों की नींद उड़ने के बाद जब कोई आम इंसान हार मान लेता है, तब रोहन ने उस टूल को टेस्ट करना शुरू किया। तो उसने क्या देखा वहाँ? उसने एआई को कोड लिखने का निर्देश दिया और तब उसे एक बहुत बड़ी सच्चाई समझ में आई। उसने देखा कि एआई टूल बहुत तेजी से कोड तो लिख सकता है, लेकिन अगर उस कोड में कोई लॉजिकल गलती है या वो बिजनेस की असली जरूरत से मैच नहीं कर रहा है, तो एआई उसे खुद से नहीं सुधार सकता। अच्छा, मतलब एआई के पास गति तो है लेकिन संदर्भ नहीं है, कॉन्टेक्स्ट नहीं है। मशीन कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, उसे ये नहीं पता होता कि बिजनेस की असली समस्या क्या है। उसे निर्देश देने के लिए, उसे बिजनेस के हिसाब से ढालने के लिए एक इंसान की जरूरत तो हमेशा पड़ेगी ही। अगर इसे एक बहुत ही जमीनी उदाहरण से समझे तो ये कुछ वैसा ही है जैसे मान लीजिए किसी खेत में काम करने वाले मजदूर की जगह एक ट्रैक्टर ने ले ली हो। अरे वाह, बहुत सही उदाहरण है ये, है ना? अब जो इंसान नासमझ होगा वो अपना फावड़ा छिन जाने पर रोएगा और उस ट्रैक्टर को गालियां देगा। बिल्कुल। लेकिन जो समझदार होगा वो ये सोचेगा कि भाई इस ट्रैक्टर को चलाने के लिए भी तो किसी ड्राइवर की जरूरत है, तो वो रोने के बजाय ट्रैक्टर का स्टीयरिंग पकड़ना सीखेगा। एकदम परफेक्ट एनालॉजी है ये। ट्रैक्टर ने खेत की जुताई के काम को ऑटोमेट तो किया, लेकिन उसने ट्रैक्टर ड्राइवर के रूप में एक नया और ज्यादा वैल्यूएबल काम भी तो पैदा कर दिया ना। हाँ, जिसमें मेहनत भी कम है। बिल्कुल। और रोहन ने भी यही किया। उसने तय किया कि वो उस ट्रैक्टर का ड्राइवर बनेगा। मतलब जब किसी को ये समझ आ जाता है कि मशीन इंसान की जगह ले सकती है, लेकिन इंसान की हिम्मत और उसकी रणनीति की जगह नहीं ले सकती, तो नजरिया ही बदल जाता है। हाँ, इंसान खुद को ऑटोमेशन का शिकार मानने के बजाय ऑटोमेशन का संचालक यानी ऑर्केस्ट्रेटर मान लेता है। मानसिकता तो बदल गई। ये समझ में आ गया कि ट्रैक्टर चलाना है, लेकिन अब बात आती है एक्शन की। ट्रैक्टर चलाना यानी इन एआई टूल्स को प्रैक्टिकली कैसे सीखा जाए। इसके लिए उस केस स्टडी में रोहन के 60 दिन के एक बहुत ही शानदार रोड मैप का जिक्र है। हाँ, बिल्कुल। उसने इंटरनेट पर सर्च किया कि हाउ टू बिकम एन एआई इंटीग्रेशन स्पेशलिस्ट और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फॉर डेवलपर्स। और फिर अगले 60 दिनों तक रोज 10 से 12 घंटे की कड़ी मेहनत की। और देखिए, इन 60 दिनों में उसने सिर्फ ऊपर से चीजें नहीं सीखी, उसने कुछ खास टूल्स को मास्टर किया। कौन कौन से टूल्स? उसने ChatGPT और क्लॉड जैसे टूल्स का इस्तेमाल किया कंटेंट जनरेशन और जटिल लॉजिक को सुलझाने के लिए। अच्छा, तो उसने क्लॉड भी सीखा? हाँ, क्योंकि उसने ये समझा कि क्लॉड बड़े दस्तावेजों को समझने में ज्यादा बेहतर काम करता है। फिर उसने मिड जर्नी सीखा जो इमेजरी और विजुअल्स बनाने के काम आता है। लेकिन इन सबसे भी बढ़कर जो सबसे जरूरी टूल्स उसने सीखे वो थे NITN और मेक। उसका फोकस सिर्फ एआई से चैट करने पर नहीं था, बल्कि बिजनेस एआई इंटीग्रेशन पर था। रुकी, मुझे यहाँ एक बात थोड़ी पच नहीं रही है। क्या? 60 दिन, मतलब ChatGPT को प्रॉम्प्ट देना सीखना तो एक अलग बात है, लेकिन ये NATIN और मेक जैसे टूल्स को मास्टर करना, ऑटोमेशन वर्कफ्लोज बनाना, क्या ये सब सिर्फ 2 महीने में मुमकिन है? सुनने में तो ऐसा लगता है जैसे इसके लिए बहुत भारी कोडिंग या डेटा साइंस की कोई डिग्री चाहिए होगी। लोगों को अक्सर यही लगता है। हाँ, मतलब क्या सबको पाइथन और मशीन लर्निंग के वो जटिल एल्गोरिदम समझने पड़ेंगे? रोहन तो पहले से बैकएंड डेवलपर था, तो क्या सिर्फ इसलिए वो ये कर पाया? ये एक बहुत ही स्वाभाविक और जरूरी सवाल है, क्योंकि ज्यादातर लोग ना इसी पॉइंट पर आकर हार मान लेते हैं। हाँ। लेकिन इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो फिर कैसे? क्योंकि रोहन ने जो रास्ता चुना वो एआई का निर्माण करने का नहीं था। उसने कोई डेटा साइंस या न्यूरल नेटवर्क बनाना नहीं सीखा। इसे ऐसे समझिए जैसे रोहन कार का इंजन कैसे बनता है ये जानने की बजाय कार को चलाना सीख रहा था। ओके, कार चलाना। हाँ, उसने जो सीखा उसे एआई का एप्लीकेशन और इंटीग्रेशन कहते हैं।
ये जो N8N और मेक जैसे टूल्स है ना, ये विजुअल इंटरफेस पर काम करते हैं। विजुअल इंटरफेस का यहाँ क्या मतलब है, थोड़ा इसको गहराई में जाके समझते हैं। जो लोग कोडिंग बैकग्राउंड से नहीं हैं, वो इसे कैसे समझें? इसे आप लेगो ब्लॉक्स को जोड़ने जैसा मान सकते हैं। लेगो ब्लॉक्स। हाँ, इन टूल्स में नोड्स होते हैं। किसी को लंबा चौड़ा कोड लिखने की जरूरत नहीं है, बस कंप्यूटर स्क्रीन पर एक ब्लॉक को दूसरे ब्लॉक से खींचकर जोड़ना होता है। मान लीजिए एक ब्लॉक है जीमेल का और दूसरा ब्लॉक है चैट जीपीटी का। अब N8N इन दोनों के बीच एक पुल का काम करता है, जिसे तकनीकी भाषा में हम API कहते हैं। अच्छा, तो अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो ये API एक तरह से किसी डिजिटल वेटर की तरह काम करता है। डिजिटल वेटर? दिलचस्प है। कैसे? मतलब जो जीमेल की टेबल से ऑर्डर लेकर चैट जीपीटी के किचन में जाता है और फिर वहां से तैयार जवाब लेकर वापस जीमेल को सर्व कर देता है। एकदम सटीक उदाहरण है ये। और N8N सिर्फ उस रेस्टोरेंट का मैनेजर है जो इन सारे वेटर्स को कंट्रोल कर रहा है। अरे वाह। वो तय कर रहा है कि कौन सा वेटर कहाँ जाएगा। रोहन ने यही सीखा कि इन ब्लॉक्स को कैसे जोड़ना है, ताकि जब कोई नया कस्टमर ईमेल करे तो AI उसे पढ़े, उसका टोन समझे और खुद ब खुद एक सही जवाब ड्राफ्ट कर दे। मतलब अगर किसी इंसान के पास एक बेसिक लॉजिकल थिंकिंग है, बिल्कुल, ये समझने की कि अगर ऐसा हो तो वैसा होना चाहिए, बिल्कुल, तो वो बिना भारी कोडिंग के भी इन टूल्स को सीख सकता है। 100%। इसीलिए 60 दिन का समय इस डिजिटल प्लम्बिंग को सीखने के लिए काफी था। ये तो वाकई एक आहा मोमेंट है सुनने वालों के लिए भी, कि भारी भरकम तकनीकी ज्ञान से ज्यादा लॉजिकल थिंकिंग की जरूरत है। सही कहा। अच्छा, अब स्किल्स तो आ गई, टूल्स भी हाथ में आ गए, लेकिन बिना किसी कंपनी के, बिना किसी इंटरव्यू के इन नई सीखी हुई स्किल्स को एक पैसे कमाने वाले बिजनेस एसेट में कैसे बदला जाए? यहीं पर रोहन का असली स्मार्ट मूव आता है। हाँ, क्योंकि उसने वापस जॉब अप्लाई करने की वो पुरानी गलती नहीं दोहराई। बिल्कुल नहीं। उसने छोटे व्यवसायों को अप्रोच करना शुरू किया और उसका जो ऑफर था ना, वो एक मास्टर स्ट्रोक था। वो रिस्क फ्री ऑफर है। हाँ, उसने इन छोटी कंपनियों से जाकर कहा कि मैं आपके काम में AI इंटीग्रेट करूंगा और पहला महीना एकदम फ्री रहेगा। अब आप ही सोचिए, कोई भी छोटा बिजनेस ओनर ये ऑफर क्यों ठुकराएगा? इसमें उनका कोई वित्तीय नुकसान तो था ही नहीं। ये बात तो है, लेकिन यहाँ भी मेरे दिमाग में एक डाउट आ रहा है। क्या? एक छोटी बेकरी वाले को या किसी लोकल डेंटल क्लिनिक वाले को इस AI से क्या मतलब? मतलब वो ऐसी चीज के लिए पैसे क्यों देंगे जो शायद उन्हें समझ ही नहीं आती? और यही रोहन की सबसे बड़ी रणनीतिक जीत थी। उसने जाकर किसी को AI बेचा ही नहीं। अच्छा, तो क्या बेचा? कोई भी छोटा बिजनेस AI नहीं खरीदना चाहता, वो अपने रोजमर्रा के सिरदर्द का समाधान खरीदना चाहते हैं। सिरदर्द का समाधान? जैसे कस्टमर की शिकायतों का समय पर जवाब न जाना, ये एक बहुत बड़ा सिरदर्द है। बिलिंग में होने वाली गलतियां एक सिरदर्द है। रोहन ने इन्हीं चीजों को टारगेट किया। इसे किसी असली वर्कफ्लो के उदाहरण से समझते हैं जो रोहन ने बनाया हो। हाँ बिल्कुल। मान लीजिए एक क्लिनिक है। अब रिसेप्शनिस्ट हर समय तो फोन नहीं उठा सकती ना। हाँ, लंच ब्रेक हो सकता है या वो किसी और पेशेंट के साथ बिजी हो सकती है। एकदम सही। और कई बार इस वजह से मरीजों के कॉल मिस हो जाते हैं, जिसका सीधा मतलब है बिजनेस का नुकसान। तो रोहन ने उस क्लिनिक को जाकर ये नहीं कहा कि मैं आपके लिए मशीन लर्निंग लगा दूंगा। उसने मेक टूल का इस्तेमाल करके एक ऐसा वर्कफ्लो बनाया कि जैसे ही क्लिनिक के नंबर पर कोई कॉल मिस होता, सिस्टम उसे पहचान लेता। अरे वाह। और फिर तुरंत उस मरीज को व्हाट्सएप पर एक AI जनरेटेड मैसेज चला जाता कि नमस्ते, हम अभी व्यस्त हैं, क्या आप डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं? क्या बात है। और AI खुद ही चैट के जरिए उनका समय बुक करके गूगल कैलेंडर में डाल देता। ये तो कमाल का उदाहरण है। मतलब मरीज को लग रहा है कि कोई इंसान बात कर रहा है और उधर बिजनेस का नुकसान भी बच गया। बिल्कुल। रिसेप्शनिस्ट का काम हल्का हो गया और क्लिनिक के मालिक का सरदर्द खत्म। ये सिर्फ एक टूल नहीं है यार, ये तो एक अदृश्य कर्मचारी है। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, अदृश्य कर्मचारी। तकनीक तो केवल पर्दे के पीछे काम करने वाला एक जरिया थी। इसी तरह उसने ई-कॉमर्स स्टोर्स के लिए इनवॉइसिंग सिस्टम को ऑटोमेट किया, जहां पेमेंट आते ही इनवॉइस खुद बनकर कस्टमर को ईमेल हो जाता था। तो इसके नतीजे क्या रहे? नतीजे इतने शानदार थे कि 5 में से 4 कंपनियों ने उसे पहले ही महीने के बाद पेड कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। वाओ। केवल 2 महीने के अंदर रोहन की जो मासिक आय थी
वो उस सैलरी से 1.5 गुना ज्यादा हो गई जो उसे अपनी पुरानी 5 साल की नौकरी में मिल रही थी। मतलब लोग हमेशा समाधान के पैसे देते हैं, तकनीक के नहीं। बिल्कुल। ये सफर कितना दिलचस्प है। मतलब जरा सोचिए, जिस ऑटोमेशन ने रोहन को सड़क पर ला खड़ा किया था, उसी ऑटोमेशन ने उसे एक आम कर्मचारी से अपना खुद का बिजनेस चलाने वाला बिजनेस ओनर बना दिया। कल तक जो इंसान एक सिस्टम का हिस्सा था, आज वो खुद सिस्टम बना रहा है। ये एक तरह का पोएटिक जस्टिस है। मतलब ऐसा न्याय जो पूरी तस्वीर को ही पलट कर रख देता है। और इस कहानी का जो क्लाइमैक्स है वो तो किसी फिल्म के सीन जैसा है। हाँ, मैंने पढ़ा वो 6 महीने बीत चुके हैं और रोहन अब कोई अकेला बेरोजगार डेवलपर नहीं है। बिल्कुल नहीं, उसकी खुद की एक कंसल्टिंग फर्म है और उसका नाम उसने बहुत ही सोच समझ कर रखा है, ह्यूमन प्लस एआई। ह्यूमन प्लस एआई? हाँ, मतलब केवल मशीन नहीं, केवल इंसान नहीं, बल्कि दोनों का संगम। उसकी कंपनी में अब 3 कर्मचारी काम कर रहे हैं और 12 पक्के क्लाइंट्स हैं। और तभी लिंक्डइन पर एक मैसेज आता है। और ये मैसेज उसी एचआर का है जिसने उसे अपना आईडी कार्ड वापस करने पर मजबूर किया था। हाँ, मतलब ये तो शायद हर उस प्रोफेशनल का सपना होगा जिसे कभी कंपनी से निकाला गया हो। एकदम। उस मैसेज में लिखा था कि उन्हें एक एआई इंटीग्रेशन कंसल्टेंट की जरूरत है। जरा सोचने वाली बात है ये। जो कंपनी उसे बैकएंड डेवलपर के तौर पे एआई के नाम पे निकाल चुकी थी, आज वही कंपनी अपने एआई सिस्टम्स को संभालने के लिए उसे वापस बुलाना चाहती है। क्योंकि कंपनी को भी अब तक ये अकल आ गई थी कि मशीनें खुद अपने आप नहीं चलती, उन्हें बिजनेस के हिसाब से ढालने वाले इंसान चाहिए। तो रोहन ने क्या जवाब दिया? रोहन का जवाब भी देखने लायक था। उसने बिना किसी गुस्से या कड़वाहट के बेहद पेशेवर तरीके से रिप्लाई किया कि माई कंसल्टिंग फी इज 2 लाख रुपीस पर मंथ। 2 लाख रुपए प्रति माह? क्या बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी वो रकम देने के लिए मान जाती है। मान गई? हाँ, क्योंकि अब रोहन उनके लिए महज एक डेवलपर नहीं था, बल्कि एक ऐसा कंसल्टेंट था जो उनका लाखों का नुकसान बचा सकता था। ये केवल एक इंसान की जीत नहीं है, ये एक नए नजरिए की जीत है। अगर हम इस पूरी केस स्टडी से इतिहास का एक सबक निकालें या एक बिग पिक्चर देखें तो वो क्या होगी? ऐतिहासिक संदर्भ में देखें तो ये कोई नई घटना तो है नहीं। 18वीं सदी में जब मशीनें आई थीं, तब भी लोगों ने मशीनों का भारी विरोध किया था। हाँ, वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे। बिल्कुल। फिर जब इंटरनेट आया तो दुनिया भर में ये डर फैला था कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन इंटरनेट ने वेब डेवलपर और डिजिटल मार्केटर नाम की पूरी एक नई पीढ़ी को जन्म दिया। सही बात है। जब स्मार्टफोन्स आए तो ऐप डेवलपर्स की एक पूरी नई इकोनॉमी खड़ी हो गई। और आज एआई के दौर में एआई स्पेशलिस्ट्स, प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स और इंटीग्रेशन कंसल्टेंट्स बन रहे हैं। यानी मशीनें नौकरियां जरूर बदलती हैं, लेकिन वो हमेशा नए अवसर भी लेकर आती हैं। एकदम सही। इसलिए इस पूरी चर्चा का सार ये है कि असली सवाल ये नहीं है कि क्या एआई नौकरी ले लेगा। ये एक गलत सवाल है जो सिर्फ लोगों को डराता है। सही सवाल ये है कि क्या इस नई तकनीक को समय रहते सीखा जाएगा या इसके सब कुछ बदल देने के बाद? मतलब ज्ञान और कौशल ही इस डर का इकलौता इलाज है। बिल्कुल। जो रोड मैप रोहन ने अपनाया, अपनी पहचान को एक जॉब टाइटल से अलग करना, मशीन की कमियों को समझना, बिना भारी कोडिंग के NATN और मेक जैसी टूल्स के जरिए सिस्टम्स को जोड़ना और बिजनेसेस की असली समस्याओं को हल करना, ये रोड मैप आज किसी भी क्षेत्र के पेशेवर के लिए लागू किया जा सकता है। हाँ, चाहे कोई मार्केटिंग में हो, HR में हो, फाइनेंस में हो या कोडिंग में। एआई हर जगह काम करने के तरीके को बदल रहा है। और अगर कोई इस बदलाव को खुद चलाना सीख जाए तो वो कभी आउटडेटेड नहीं होगा। आज के इस विश्लेषण से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि मशीन से मुकाबला नहीं करना है, उसके साथ कोलैबोरेट करना है। सही कहा। रोहन की कहानी इसी बात का जीता जागता प्रमाण है कि एक समझदार इंसान के हाथों में मशीन सिर्फ एक औजार ही रहती है। बिल्कुल। लेकिन इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। आज रोहन ने एआई को इंटीग्रेट करना सीखकर अपनी जगह सुरक्षित कर ली। उसने डिजिटल वेटर्स बनाना और मशीन को निर्देश देना सीख लिया है। लेकिन जरा सोचिए, तकनीक जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है, अब भविष्य में एक ऐसा दिन भी आ सकता है जब एआई खुद को ही इंटीग्रेट करना सीख जाएगा।
ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, जब उसे किसी डिजिटल वेटर या N89 जैसे पुल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और वो खुद ही अपना प्रॉम्प्ट जनरेट करके अपनी गलतियों को खुद सुधारने लगेगा, तब हम इंसानों के पास वो कौन सी आखिरी स्किल बचेगी जिसे कोई भी सिलिकॉन चिप या मशीन कभी रिप्लेस नहीं कर पाएगी? क्या वो हमारी सहानुभूति होगी, किसी दूसरे इंसान के अनकहे दर्द को समझने की क्षमता? हाँ, शायद। या क्या वो इंसान से इंसान के बीच रिश्ते बनाने की कला होगी? या फिर वो कुछ ऐसा होगा जिसकी कल्पना करना भी आज के समय में मुश्किल है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। तो चलिए आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सुनिए, सोचिए और खुद को भविष्य के लिए तैयार रखिए।